In the changing times of the world, thousands of incidents are happening in our country and in world. Among those incidents, we try to pick some interesting stories every week and we will present in front of you. We hope you all enjoy our effort here. आप सभी मेरे साथियों का नमस्कार। मैं हूं कृष्णा मुखर्जी, लेकर आया हूं आपके सामने देश और दुनिया से जुड़े हुए सामाजिक किस्से के एक नए अध्याय को। आज हम लोग जिस विषय के ऊपर हम बात करेंगे वे है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के ऊपर विश्लेषण करने से पहले हम आपसे एक इंट्रोडक्शन जो देंगे वो ये है कि इस विषय, इस अध्याय, इस सीरीज में हम लोग जो भी डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन एक लिमिटेड वर्जन में होगा, लेकिन क्योंकि हर चीज की लिमिटेशंस होती हैं, बट हमसे जितना प्रयास हो पाया है हमने उन सभी विषयों को आपके सामने रखने की पुरजोर कोशिश की है। लेकिन इससे रिलेटेड और भी अगर आपको कोई डाउट, क्वायरीज अगर होंगे तो आप हमें किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म से हमसे जुड़कर अपने डाउट और क्वायरीज को आप शेयर कर सकते हैं। सो बिना देर करते हुए अपने टॉपिक्स में आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, हमने इस वर्ड को अपने बुक्स में, अपने टीचर्स से, अपने अलग अलग सोसाइटी के सेक्टर में हमने कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बारे में सुना है। कहीं डिस्कशंस होती हैं, उन डिस्कशंस में इनके नाम के बारे में हम लोग देखने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है, लेकिन बहुत बार इशू होता है कि इसके पीछे बैकग्राउंड, इसके पीछे जो हकीकत जो है ये है क्या। विश्व युद्ध हुआ वो हमें पता है, कब हुआ वो हमें पता है, लेकिन इसके पीछे की जो पूर्ण रूप से जो पृष्ठभूमि है वे कभी भी हम लोग समझ नहीं पाए और कभी जानने की कोशिश भी किए। और जो हमारे कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव में बहुत पूछे जाते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स से जुड़े हुए क्वेश्चन से, तो हमें ये जानना है, हमें ये समझना है और अपने जनरल लेवल के आईक्यू को बढ़ाना है। ठीक है, एक गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव लेवल में ये डिमांड होता है कि हमें हर विषय के ऊपर अपने पकड़ को मजबूती से बनाकर रखना है, जिससे हम लोग किसी भी टाइप्स के इश्यूज को संभाल सके, उससे रिलेटेड डिस्कशंस कर सकें। सो अब आगे बढ़ते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टॉपिक पे। तो फर्स्ट है कि 1914 से लेकर 1918 तक इसके हम लोग वॉर के पीरियड को देखते हैं, जब ये युद्ध शुरू हुआ 1914 से 1918 तक। लेकिन जब ये शुरू हुआ और ये जब खत्म हुआ तब ये द ग्रेट वॉर के नाम से जाना गया पूरे विश्व में। और बड़े बड़े दर्शन शास्त्र के लोग द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स के नाम से भी इसे कहें, मतलब जब सभी युद्ध का ये युद्ध अंत कर रहा है। कैसे? जिस समय 1914 में ये युद्ध शुरू हुआ उस समय और भी बहुत सारे दुनिया में अलग अलग जगहों पे छोटे छोटे युद्ध चल रहे थे। तो इसी के आधार पे दर्शन शास्त्र के लोगों ने ये कहा कि सभी छोटे छोटे जितने भी युद्ध विश्व के अलग अलग कोनों में चल रही हैं उन सभी युद्ध का ये समापन ये करने वाला है। क्यों उन्होंने कहा, किस लिए कहा, उसका आपको अभिप्राय आगे देखने को पूर्ण रूप से दिखेगा। अगर इसमें बात करें तो टोटल 17 मिलियन मिलिट्री पर्सनल ने पार्टिसिपेट किया। सैन्य अगर योद्धाओं की बात करें 70 मिलियन के करीबन पार्टिसिपेशंस देखने को मिला, जिस 70 मिलियन में 60 मिलियन के करीबन यूरोपियंस का पार्टिसिपेशन था। अब आगे बढ़ते हैं तो 9 मिलियन जो थे योद्धाओं का डेथ हुआ और 13 मिलियन सिविलियंस की डेथ हुई। इनमें से हमने तो डाटा जो को देखा, लेकिन इसमें से एक जो सबसे अजीब करने वाली बात है कि जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, वहां पे ये चांसेस हैं कि उनका तो डेथ होना ही है, युद्ध होगा। और कहते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक दिन में हजार लोगों का जान जा रहा था। तो शायद ये तो कोई ताजुब की बात नहीं है कि मिलिट्री पर्सनल्स अगर पार्टिसिपेट हो रहे हैं तो उनका अगर तादाद अगर बढ़ रहा है, सैन्य जो योद्धाओं का जो तादाद, मृत्यु तादाद अगर बढ़ रहा है तो वहां पे ये एक जायज है क्योंकि वो रणभूमि में युद्ध लड़ रहे हैं। लेकिन आप इस डाटा को अगर देखें, 13 मिलियन सिविलियंस की जो डेथ होती है, इसमें साफ सीधी बात है कि सिविलियंस की क्या गलती थी, आम शहरी की क्या गलती थी। उनका तो दूर दूर तक कोई ये वास्ता नहीं था। ये युद्ध तो साम्राज्यों के बीच में था, राजनीतिक जो लोग थे, राजनीतिक गलियारे के उन सभी लोगों का ये युद्ध था, ना कि आम शहरी लोगों का। लेकिन जिनसे कोई मतलब नहीं था वे लोग भी इस
प्रथम विश्व युद्ध के चपेटे में आकर अपने आप को एक निम्न स्तर पर आकर अपने आप को महसूस करने लगे। बहुतों लोगों का घर उजड़ गया। कहते हैं कि वहां पे प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जो महामारी फैला, आज जो हम लोग 2020 में कोरोना 19 और 20 में जो कोरोना के जो एक असर को जो झेल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ठीक आप 100 साल पहले जाए तो ये सेम इसी तरीके का कुछ प्रथम विश्व युद्ध के अंत के बाद हुआ था। ये तो यहाँ तक कहा जाता है कि विश्व युद्ध खत्म होने के बाद इतने लोगों की मृत्यु, इतने जातियों की मृत्यु हुई थी कि कहीं ना कहीं वो एक महामारी का रूप ले चुका था। लाशों को जलाने के लिए जगह नहीं था। लाश समाज में रहकर हमारे मानव समाज, मानव सभ्यता में रहकर वे सड़ रहे थे। उनका दाह संस्कार करने तक के लिए कोई ना सोचा और ना कोई ढंग से कर पाया। कितने लोगों की जो शरीर है वे भी इस युद्ध के बाद प्राप्ति नहीं हुई। सो इस तरीके के बहुत सारे ऐसे बातें हमें सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है, जो कहीं ना कहीं हमें ये शर्मिंदगी महसूस करवाती है कि क्या आज हम भी उसी मानव सभ्यता में रह रहे हैं जिस मानव सभ्यता का निर्माण हड़प्पा के समय में किया गया, या जिस मानव सभ्यता का निर्माण वैदिक काल में हमारे आर्यंस के द्वारा एक सोच लेकर जो शुरुआत की गई थी। फिलहाल इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पार्टीज की अगर हम बात करें तो स्वाभाविक बात है, युद्ध है तो दो पार्टी तो होंगे ही, अकेले में तो कोई युद्ध कर नहीं सकता है। तो दो पार्टीज की बात करें तो अलाइड एक पार्टीज है, दूसरा सेंट्रल एक पार्टी। अलाइड पावर, सेंट्रल पावर, दो ग्रुप की नाम आपके सामने स्क्रीन में दिख रहे हैं। सो अलाइड पावर्स में फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, सर्बिया, बेल्जियम, जापान, इटली, यूनाइटेड स्टेट्स, रोमानिया, पोर्तुगल है, जहां की सेंट्रल में आपको 3 सिर्फ दिखेंगे। ये तीनों और ये बाकी जितने भी देश हैं, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है अलाइड और सेंट्रल पावर्स में, हम आपको एक छोटा सा क्लू देंगे, आप इससे आप पूरे बातों को पकड़ सकते हैं। इन दोनों में अंतर सिर्फ ये है कि सेंट्रल पावर में ये सीधा सीधा कट्टरपंथी लोगों का राज था और यहाँ पे साम्राज्यवादी नीति के आधार पे ये सभी जगह में राज चल रहे थे, जबकि यहाँ पे लोकतंत्र के आधार पे बहुत सारे देश अपने राजपाट को शुरू कर चुके थे और यहाँ पे उदारवादी लिबरलिज्म के थॉट को यहाँ पे ज्यादा माना जाता था इस वाले पोर्शन, अलाइड वाले पोर्शन में, जबकि सेंट्रल वाले पोर्शन में लिबरलिज्म का कोई वैल्यू नहीं था। यहाँ ऑर्थोडॉक्सी सिस्टम्स पे ज्यादा फोकस किया जाता था। इन दोनों में सिर्फ यही एक डिफरेंसेस है अगर आप इन चीजों को समझना चाहते हैं तो। पार्टीज के नाम आपको समझ में आ गए। विश्व युद्ध में 2 गुट थे, 2 गुट में अलाइड और सेंट्रल ग्रुप। अब ये जो है आपको आगे के काम के लिए समझ में आएगा, लेकिन अभी हम आपको सिर्फ नाम और जानकारी के लिए बता दें जो आगे आप इन चीजों को जोड़कर समझ सकते हैं। ट्रिपल इंटेंटी, द ट्रिपल अलायंस, द बल्कान। बल्कान एक इलाका है, वहां के लोगों को बल्कान्स के जाति के रूप में आज भी हम जानते हैं। ट्रिपल इंटेंटी ये एक संधि का नाम है, ट्रिपल अलायंस ये भी संधि का नाम है। अब ट्रिपल इंटेंटी की अगर बात करें तो रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन के मध्यस्थ ये हुआ था समझौता। उस समझौते में ये था कि रूस के ऊपर अगर कोई हमला करेगा तो रूस का साथ देने के लिए फ्रांस आएगा, अगर फ्रांस के ऊपर कोई हमला करता है तो फ्रांस के साथ देने के लिए ब्रिटेन आएगा, ब्रिटेन के ऊपर हमला होता है तो रूस और फ्रांस आएगा। मतलब इन तीनों के ग्रुप में किसी के भी ऊपर हमला होगा तो एक दूसरे में से कोई ना कोई एक आगे आएगा। अब इन तीनों ने किया तो ये कट्टरपंथी जो यहाँ राज कर रहे थे, ये जो सेंट्रल पावर में, तो इसमें ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, इसमें एक और भी इटली था, इसने भी अपने आप को जोड़ लिया और इन तीनों ने भी मिलकर अपना एक ग्रुप तैयार कर लिया। उसका नाम रख दिया ट्रिपल अलायंस। तो ट्रिपल अलायंस में ये तीनों अपने आप को जोड़ लिया और जबकि ट्रिपल इंटेंटी में रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन। RF भी आप इस चीज से समझ सकते हैं। तो ऑटोमन की अगर बात करें तो ऑटोमन ने क्या किया, बहुत देखिए अब बात ये हमारे समाज में आसपास में अगर आप देखें तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहती गंगा में हाथ धोने के लिए जाने जाते हैं और ये प्रेफर करते हैं। तो ऑटोमन एम्पायर भी कहीं ना कहीं कुछ इसी तरीके का था कि वे बहती गंगा में वे सोच रहे थे कि वे दोनों ग्रुप्स के साथ अपने फायदे को निकाले। तो बल्कान के लोगों के साथ भी संधि किए हुए थे और ट्रिपल अलायंस के साथ भी इन्होंने संधि किए हुए थे। और इसमें साफ सीधी बात है, ऑटोमन जो भी किए थे वो इनका राजनीतिक एक नीति के रूप में था। उसमें ये हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है। भारत भी अपने राजनीतिक कूटनीति के आधार पे बहुत सारे संधियां ऐसे करती है जो दुनिया के नजर में खराब है, लेकिन जो हमारे लिए सही है हम उसे ही सही मानेंगे। सो बात यह है कि कहानी की अब शुरुआत देखते हैं। आपके स्क्रीन में एक राजकुमार का तस्वीर यहाँ पे दिख रहा है। अब ये राजकुमार कहाँ के, ये
डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ ज्ञान की बातें करते हैं। 28 जून 1914, 28 जून 1914, गैब्रिएलो प्रिंसेप, जिस राजकुमार की मैंने बात किया उस राजकुमार का नाम है गैब्रिएलो प्रिंसेप। ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं ये ऑस्ट्रिया हंगरी के बनने वाले राजकुमार थे, बने नहीं थे, आने वाले राजकुमार, भावी राजकुमार के रेस में ये आगे चल रहे थे। इनका नाम था गैब्रिएलो प्रिंसेप। गैब्रिएलो प्रिंसेप 1914 के 28 जून में इनका मौत होता है, हत्या होता है। अब कैसे, पूरा कहानी को समझने से पहले थोड़ा सा कुछ और जानते हैं। तो 28 जून 1914 गैब्रिएलो प्रिंसेप अपने पत्नी के साथ वे राज्य यात्रा पे निकले थे बोस्निया। तो ऑस्ट्रिया हंगरी की अगर हम बात करें, अगर हम थोड़ा मैप पे चलें तो ये ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर है। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, इसी से जुड़ा हुआ बोस्निया एक जगह है जो पड़ोसी राज्य था ऑस्ट्रो हंगेरियन का। सो बोस्निया इलाके में गैब्रिएलो प्रिंसेप गए थे अपने वाइफ के साथ स्टेट विजिट पे, और उस स्टेट विजिट में एक राष्ट्रवादी नेता थे जिनका नाम था सर्व युगोस्लाव, नेशनलिस्ट लीडर थे। तो गैब्रिएलो प्रिंसेप के इस यात्रा का वो खुद विरोध कर रहे थे, और उसके साथ साथ जिस बोस्निया में ये राजकुमार गए थे अपने सफर पर, उस बोस्निया के लोग भी इसका विरोध कर रहे थे। अब सवाल ये है कि क्यों? तो इसलिए क्योंकि वहां के लोग ये मानते थे कि ऑस्ट्रिया जो है अपना राजपाट में बहुत निरंकुश व्यवहार बरतता है। सो कहीं ना कहीं उन लोग का ये मतभेद रहा है, जिन चीजों के कारण बोस्नियन लोगों ने हर समय ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य का विरोध ही किया है। उसी विरोध में से जो सबसे बड़े जो नेता था सर्व युगोस्लाव, इन्होंने क्या किया, एक क्रांति उन्होंने शुरू की कि अगर ये आएंगे तो इसका हम लोग विरोध करेंगे और इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन फिर भी गैब्रिएलो प्रिंसेप ने 28 जून 1914 को बोस्निया में स्टेट विजिट के दौरे पे वे गए, और जाने का परिणाम जो था वही हुआ कि सर्ब युगोस्लाव ने उनका हत्या किया। और हत्या करने के बाद यहाँ से शुरू होता है कहानी। अब सवाल है, एक इतने बड़े साम्राज्य के राजकुमार, भावी राजकुमार का अगर हत्या होता है तो उस समय वहां पे उस सम्राट जो वो हायर सम्राट, मतलब वो बने हुए नहीं थे, जिनका नाम था आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड। सो इनका कहना ये था कि हमारे पड़ोसी राज्य जिसका पास कोई शक्ति नहीं है, जो हमारे शक्ति के विनिमय में कुछ नहीं है, वहां के नेता, वहां के लोग का ये हिमाकत कैसे हो गया कि हमारे राजकुमार की ये हत्या कर दिए। ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है, जिसके लिए आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड ने तुरंत ये फरमान सुनाया कि जिसने भी किया है उसे तुरंत मौत की सजा दी जाएगी, जिस भी हालत में वे पकड़ा जाए। खैर, ये जो मर्डर हुआ साराजीवो में गैब्रिएलो प्रिंसेप का, और गैब्रिएलो प्रिंसेप के मर्डर असैसिनेशन में जिनका हाथ था सर्व युगोस्लाव का, उनका भी मर्डर इसी साराजीवो शहर में हुआ। यहां तक ये बात साफ क्रिस्टल क्लियर है। अब सवाल है, एक आम नेशनलिस्ट जो छोटे से राज्य में रह रहा है, उसके पास इतना शक्ति है कि क्या वो एक राजकुमार का हत्या कर सकता है? तो अपने आप से अगर हम ये सवाल पूछे तो इसका जवाब एक आएगा, नहीं। तो क्यों? इसलिए क्योंकि जब तक किसी भी नेशनलिस्ट लीडर के पीछे एक बड़े किसी कंट्री का, गवर्नमेंट का सपोर्ट ना रहे, तो तब तक ये संभव नहीं है। तो कहते हैं कि सर्व युगोस्लाव का सपोर्ट कर रहे थे उस समय सर्बिया की गवर्नमेंट। सो सर्बिया की गवर्नमेंट और एक संगठन था जिसका नाम था ब्लैक हैंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ब्लैक हैंड ऑर्गेनाइजेशन, सर्बिया की गवर्नमेंट और साथ ही साथ सर्ब युगोस्लाव ने रणनीति को बनाकर गैब्रिएलो प्रिंसेप की हत्या उन्होंने 1914 को उन्होंने किया, जिसका ये परिणाम निकला कि ऑस्ट्रो हंगेरियन जो एम्पायर थे, उन्होंने फरमान जारी किया सर्बिया के खिलाफ, क्योंकि उनको तो पता था कि बोस्निया के पास तो कुछ है ही नहीं, ये तो कठपुतली बन गया, और जिसने मर्डर किया वो तो एक तिनके के जैसा है, उसे तो तुरंत कभी भी कुचला जा सकता है। इनफैक्ट उन्होंने उसको उसी समय कुचल दिया। सर्ब युगोस्लाव का तो मर्डर उस समय ही कुछ दिनों में हो गया।
लेकिन आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड का सबसे बड़ा जो एक मन में जो आग जो भड़का हुआ था वो ये था कि किसी भी तरीके से सर्बिया से इसका एक बदला लेना है, सर्बिया को इसका जवाब देना पड़ेगा। और 28 जून को ये घटना शुरू होता है और आते आते अब जुलाई का महीना आ जाता है, जिसके लिए जुलाई क्राइसिस का नाम दिया गया। अब ये कहानी तो शुरू हो चुकी है, आप ये देख लीजिए ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर कहाँ पे है, सर्बिया इस जगह पे, कितना मतलब सटा हुआ लैंडलॉक कंट्री है। तो कहानी शुरू हो जाती है। अब सर्बिया को ये जवाब देना था, तो जवाब के विनिमय में ऑस्ट्रो हंगेरियन जो एम्पायर थे उन्होंने 23 जुलाई को अल्टीमेटम दे दिया। 23 जुलाई को सर्बिया को जैसे ही अल्टीमेटम मिला, मतलब ये लग गया 23 दिन लग गए, 23-24 दिन लग गए गैब्रिएलो प्रिंसिप की हत्या के बाद। सो 23-24 दिन के बाद जब फाइनल अल्टीमेटम मिला कि आप युद्ध के लिए तैयार हो, अब बातचीत का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ तक कि आप इस विषय को अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे ऐसे आपको देखने को मिलेंगे बातें कि सर्बिया के साथ वे सभी रिश्ते नाते को इन्होंने खत्म किया। कहते हैं कि जिस दिन ये असैसिनेशन हुआ था उसी दिन आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड ने अपने आप को ऑस्ट्रिया का सम्राट घोषित किया और साराजीवो में बोस्निया के साराजीवो वाले जो जगह है वहां पे उन्होंने सर्व यूगोस्लाव का मर्डर करवाया और उनके सभी साथियों का मर्डर करवाया। और इसी के साथ साथ सर्बिया के पीछे हाथ धोकर उन्होंने पढ़ने की शुरुआत की, अपने सेना को, अपने अन्य जो खुफिया यंत्र हैं उनको लगाना शुरू किया कि इसके पीछे जो भी षड्यंत्रकारी है उनको वो खोज कर निकाले। तो कहते हैं कि सभी अपने कार्य में लग चुके थे। 23 जुलाई को जब ये अल्टीमेटम दिया गया, उसके बाद तुरंत ही किसी भी तरीके से 25 तारीख को पूरी तरीके से डिप्लोमेटिक रिलेशन जो होते हैं, जो दूतावास जो होते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो होते हैं सर्बिया के साथ, उस समय ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का जो था वो उसको भी तोड़ दिया गया। मतलब वही वाली बात होती है जो अब फुल एक्शन का यहाँ अब टाइम शायद देखने को अब आगे आपको मिलेगा। मतलब 25 जुलाई को डिप्लोमेटिक टाइज को तोड़ा गया और 26 जुलाई को ब्रिटेन ने एक तुरंत मीटिंग बुलाया, क्योंकि ब्रिटेन को अब तक समझ में आ चुका था कि ऑस्ट्रो हंगरी जो एम्पायर है, वहां के जो सम्राट है आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, उनका क्रिस्टल क्लियर वे डिसीजन ले चुके हैं और इस डिसीजन को रोका नहीं जा सकता है। तो ब्रिटेन यूरोप में एक जिम्मेदार साम्राज्य होने के नाते उन्होंने क्या किया, एक कॉन्फ्रेंस को 26 जुलाई को उन्होंने कॉन्फ्रेंस को उन्होंने बुलवाया, बैठकी को बुलवाई। उस बैठकी में सभी देश शामिल थे, फ्रांस थे, इटली थे, रशिया थे। सभी ने बोला हमसे जो बन पाएगा सहायता सोच के आधार पे, सैन्य बल है उसके आधार पे या धन के आधार पे, हम सब कुछ कोशिश करेंगे कि कोई भी आने वाले विपदा को रोका जा सके, रोकने की तरीका को खोजा जा सके। लेकिन इसमें से एक जो था जर्मनी, इसने बोला कि नहीं, हम इस मीटिंग का विरोध करते हैं और इस मीटिंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है और हम इस मीटिंग से साफ बाहर निकलते, बॉयकॉट करते हैं। अब सवाल है कि जर्मनी भी यूरोप का एक बहुत महत्वपूर्ण देश है, तो इसने ऐसा क्यों किया? इसके लिए आप थोड़ा सा पीछे जाए और आप अगर इस जगह पे देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस जगह पे मैंने जो बताया था, ये जो 3 ग्रुप का जो बॉन्ड तैयार हो गया था और ये 3 ग्रुप का जो बॉन्ड, इसमें यही था कि ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर हमला किया, ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर हमला किया, ठीक है। तो जर्मनी को ये लगेगा कि ऑस्ट्रिया मुसीबत में है तो मुझे ऑस्ट्रिया का साथ देना चाहिए। अब जर्मनी तो कभी ऐसा हो नहीं सकता है कि ऑस्ट्रिया को रोकने के लिए जो रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन ये जो संधि बुलाने के नए संधि को बनाने के फिराक में है, तो उनके साथ ये जर्मनी जाकर मिल जाए। तो जर्मनी जैसे ट्रिपल अलायंस के तहत जो जुड़े हुए थे, तो उनका तो फर्ज यही था कि किसी भी तरीके से ऑस्ट्रिया हंगरी का उन हर मुसीबत में साथ देना, उस मुसीबत में उनके साथ खड़े रहना। तो ये तो सवाल ही नहीं हो सकता है कि जर्मनी उस नए जो मीटिंग जो ब्रिटेन ने 26 जुलाई को बुलवाए, ब्रिटेन का साथ दे सके, ये कहीं भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए जर्मनी ने इस मीटिंग का बॉयकॉट किया और जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ जाते हुए जर्मनी ने भी ये कहा कि ऑस्ट्रिया हंगरी जो सर्बिया के साथ जो एक्शन ले रहा है वो पूरी तरीके से वाजिब है। अब आगे अगर हम लोग चलें तो देखते हैं कि 28 जुलाई को ऑस्ट्रो हंगेरी एम्पायर ने पूर्ण रूप से युद्ध की घोषणा कर दी सर्बिया के ऊपर
और 29 जुलाई को फिर से ब्रिटेन ने अंतिम बार एक पूरे विश्व के स्तर पर पूरे देशों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, ये कहकर कि अभी भी मौका है। रूस जैसे देशों को कहा गया कि जर्मनी के इस गतिविधि को रोका जा सके, ऑस्ट्रो हंगरी के गुस्से को रोका जा सके, वरना एक बार अगर ये जंग छिड़ गया, मतलब चिंगारी एक बार अगर ये फैल गया, तो आगे चाह करके भी नहीं रोका जा सकता है, तब तक कि जब तक पूर्ण रूप से विनाश सब कुछ ना हो जाए। और ब्रिटेन का जो 29 जुलाई को ये जो मीटिंग में जो मेन जो मुद्दा था, हूबहू यही चीज अंत में देखा गया। रशिया ने तो इन सभी बातों को माना, लेकिन जर्मनी को समझाने के बावजूद भी जर्मनी ने इन सभी चीजों से अपने आप को पीछे रखा और जर्मनी ने अपने बात को कायम करते हुए ऑस्ट्रिया का साथ देते रहने का वादा किया। 30 जुलाई को ऑस्ट्रिया ने बॉम्बार्डिंग करना शुरू किया बेलग्रेड सर्बियन कैपिटल पे, मतलब अब हमला शुरू हो चुका है। युद्ध की घोषणा हो चुकी थी, 23 को अल्टीमेटम दे दिया गया था, युद्ध शुरुआत हो चुका था 28 को, और पहला बम गिरा दिया गया 30 जुलाई को सर्बिया के राजधानी बेलग्रेड पे। 31 को अब फिर से वही बात है। एक बात देखिए, इधर फिर से अगर आप ऊपर आए, अब सर्बिया के ऊपर ऑस्ट्रो हंगरी ने हमला किया, जर्मनी चला गया इस ऑस्ट्रो हंगरी के साथ, तो सर्बिया इधर आप देखें तो रशिया के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो रशिया के साथ जुड़ा हुआ वो देश जो यूरोप का सबसे बड़ा वर्चस्व अपने आप को बनाने की कोशिश हर समय करता आ रहा है, तो रशिया ये कभी नहीं चाहता था कि सर्बिया मेरे जो साथी हैं उनके ऊपर अगर किसी और के खिलाफ से अगर आक्रमण हो रहा है तो उन चीजों को होने दिया जाए। तो रशिया ने अब फिर सर्बिया के तरफ से सपोर्ट लेना शुरू किया। मतलब जहां मुद्दा इन दोनों के बीच में था, अब ये मुद्दा 4 देशों के बीच में बंट चुका है, ये आप देख रहे होंगे। अब यहां पे रशिया भी शुरू हो गया अपने जो सैन्य हैं उनके टुकड़ियों को जर्मनी के चारों तरफ तैनाती करना शुरू किया, लेकिन जर्मनी ने फिर भी कहा कि हम अपने किसी भी तरीके की गतिविधि को रोकेंगे नहीं और जो चल रहा है उसे वैसे ही चलते देने का हम लोग काम करेंगे। 3 अगस्त की बात है, जर्मनी डिक्लेयर किया फ्रांस के खिलाफ वार। अब फिर फ्रांस की बात क्या आती है, फिर इसके लिए आप पीछे फिर से जाएं। अब फ्रांस की बात ये है, अब ब्रिटेन की अगर आप बात करें तो ब्रिटेन तो खैर लास्ट में आएगा, लेकिन अभी तक हमने देखा कि ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर अटैक किया, ऑस्ट्रिया का साथ देने के लिए जर्मनी आया और सर्बिया को बचाने के लिए रशिया इधर से आया। बट फ्रांस का यहाँ पे क्या मतलब है, आप इस मैप पे अगर आप देखें, इस मैप पे देखें फ्रांस कितना बड़ा ये देश है और ये सबसे ज्यादा टच किससे हो रहा है, जर्मनी से। जर्मनी ये वही साम्राज्य है जो ऑस्ट्रो हंगरियन का सपोर्ट कर रहा है और फ्रांस लिबरलिज्म के आधार पे है, ये ऑर्थोडॉक्स के आधार पे चल रहा है। इन दोनों में सबसे बड़ा तो ऑपोजिशंस तो यहीं पे हमको देखने को मिल रहा है। तो जर्मनी को यह एहसास था कि अगर हम ऑस्ट्रो का अगर साथ देंगे सर्बिया के ऊपर हमला करने के लिए तो रूस तो हमारे खिलाफ तो आएगा ही, लेकिन रूस के आने के पहले इधर फ्रांस भी अपने आप को तैयार करना शुरू करेगा हमारी बर्बादी के लिए। तो कहीं ना कहीं फ्रांस को भी रोकना है इस जगह पे। तो फ्रांस को रोकने के लिए जर्मनी ने क्या किया कि तुम हम पे हमला करो, इससे पहले बिना बोले हम ही तुम पर हमला करेंगे, लेकिन सीधा सीधा तुम्हारे गेट से घुस कर तो तुम्हारे ऊपर हमला हो नहीं सकता है। फ्रांस में डायरेक्ट हमला नहीं हुआ, सो बैकडोर से हमला हुआ। जर्मनी ने क्या किया, बेल्जियम के रास्ते से फ्रांस के ऊपर हमला किया। बेल्जियम वही इलाका था जहां पे सरकार बहुत कमजोर थी, न्यूट्रल सरकार था, जहां पे कोई दिक्कत नहीं हुआ जर्मन के सरकार को घुसने के लिए। और यहाँ से सैन्य टुकड़ी, जर्मन की सैन्य टुकड़ी बेल्जियम को पार करते हुए फ्रांस में घुसी और कहते हैं कि पेरिस के बहुत करीब आ चुकी थी, लेकिन फिर फ्रांस ने इन चीजों को रोका और इसी समय फिर एंट्री होता है ग्रेट ब्रिटेन का। तो फिर अब ग्रेट ब्रिटेन यहाँ पे शामिल हो गया। अब ग्रेट ब्रिटेन आता है तो ग्रेट ब्रिटेन जर्मनी के खिलाफ वॉर को डिक्लेयर करता है। और ग्रेट ब्रिटेन का आने का मतलब ही क्या, ब्रिटिश एम्पायर का मतलब ही क्या है। कनाडा भी तो उस समय उसका गुलाम था, ऑस्ट्रेलिया भी उसका गुलाम था, न्यूजीलैंड भी उसका गुलाम था, हम भारतीय भी उनके गुलाम थे और साउथ अफ्रीका भी गुलाम था। मतलब 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 जो उपनिवेश जो देश थे, इनके भी सैनिक ब्रिटेन के साथ मिलकर जर्मनी के ऊपर हमला करने शुरू कर दिए। अब ऑस्ट्रिया हंगरी डिक्लेयर
जो सर्बिया के खिलाफ वार कर रहे थे, ये अब रशिया के खिलाफ करना शुरू किया। मतलब देखिए, तो अब मकड़ी के जैसे, जाल के जैसा अब एक दूसरे से वे लोग युद्ध करना शुरू कर दिए। यही बात मैं आपको पहले बताने की कोशिश कर रहा था कि ब्रिटेन का सबसे बड़ा चिंता का विषय यही था कि अगर एक मुद्दे के ऊपर लड़ाई शुरू हुआ, फिर आगे जाकर भविष्य में इसे किसी भी आधार पर रोका नहीं जा सकता है। फिर धीरे धीरे ब्रिटेन ने अपने बहुत सारे ट्रूप्स को फ्रांस में लैंड करवाया, 1,20,000 के करीबन ट्रूप्स को फ्रांस में लैंड करवाया, और इन चीजों को देखते हुए धीरे धीरे जर्मनी के ऊपर और आक्रमण को तेज किया गया कि जर्मनी अपने किसी भी तरीके से जो हमले का जो एक कठोर रवैया है उसे रोके, आइदर फ्रांस के लिए हो या और भी किसी और अन्य देशों के लिए हो। सो इन चीजों को देखते हुए लेकिन जर्मनी टस से मस नहीं हो रहा था। अब देखा जाए तो 12 अगस्त की अगर बात करें तो ब्रिटेन और फ्रांस, ये दोनों जो पहले जर्मनी के ऊपर अटैक कर रहे थे, अब ये कूद पड़े ऑस्ट्रिया और हंगरी के ऊपर। ठीक है, जो ऑस्ट्रिया हंगरिया सर्बिया के ऊपर इन्वेड करने की कोशिश कर रहे थे पहले, सबसे पहले कहानी के अगर आप इसमें देखें तो। सो अब ब्रिटेन फ्रांस इसको भी ऑस्ट्रिया हंगरिया के ऊपर भी अटैक करना शुरू किए, और रशिया ने एक तरफ से जर्मनी के ऊपर अटैक करना शुरू किया। मतलब ये जो सेंट्रल पावर में हम जो बात कर रहे थे, सेंट्रल पावर्स में जो बात कर रहे थे, ऑस्ट्रिया और जर्मनी, ये जो दो सबसे सुपर मेजर जो पावर थे इस ग्रुप में, सो इन दोनों को कमजोर करने के लिए या तो ये था कि एक कोई जर्मनी को टैकल करे और कोई ऑस्ट्रिया हंगरी को टैकल करे। ऑटोमन तो अभी खैर इसका एंट्री हुआ नहीं है, तो इन दोनों को टैकल करने के लिए अलग अलग देशों ने अलग अलग तरीके से अपने रणनीति को बनाकर इसके ऊपर आक्रमण किया। लेकिन कहते हैं कि वहां पे कमजोर तो कोई था नहीं, ना जर्मनी कमजोर देश में था, ना फ्रांस कमजोर था, ना ऑस्ट्रो हंगेरियन कमजोर था। सभी के पास अपने अपने सैन्य प्रबलता एक अच्छे खासे स्थिति में थी। सो इसको देखते हुए युद्ध और बढ़ता गया और बिना रुके निरंतर, कहते हैं एक दिन में करीबन 23,000 इटली में लोग मारे गए। ये एक बहुत भयावह दुर्दशा दिखाता है कि किस तरीके से मानव अपने इतिहास कालखंड में, अगर हम लोग बात करें, शायद इससे भी भयंकर बहुत सारे ऐसे हुए होंगे सीन, लेकिन आप सोच कर देखिए कि एक दिन में 23,000 लोग, ये तो अभी कोरोना का असर पूरे विश्व में चल रहा है, तो इसमें आज हम लोग देख रहे हैं, तो आज हमें इन चीजों का बहुत बेहतर तरीके से एहसास हो रहा है। सो अगर बात करें तो विश्व युद्ध का 2 था सीन, एक यूरोप का कहानी अभी हम लोग डिस्कस किए। देखिए विश्व युद्ध जो था 2 तरीके से लड़ा गया। यूरोप के आधार पे तो ये जो स्थिति हमने बताया कि किस तरीके से ऑस्ट्रिया से कहानी शुरू हुआ सर्बिया के खिलाफ, सर्बिया से जुड़ते जुड़ते ये कहानी कहां से कहां तक कितने कंट्रीज के बीच में शामिल हुआ। लेकिन बहती गंगा में हाथ धोने के लिए ऑटोमन फिर बाद में शामिल हुआ, जो सेंट्रल पावर का 3रा नंबर पे ये आता है। ऑटोमन जो था, ऑटोमन जो तुर्क आज जगह पे है, तुर्की जो जिस जगह पे आज है, तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया इन ऑटोमन रीजन की अगर हम बात करें तो ऑटोमन अब भी यहाँ से फायदा निकालना चाहता था। कैसे? अगर आप मैप में फिर से देखें, हम लोग मैप पे ज्यादा फोकस करेंगे। ऑटोमन अब देख रहा था कि यूरोप के इस पोर्शन में तो आग लगी चुका है, अब इस जगह पे आग लग चुका है, तो हमारा मेन मुद्दा है कि किसी भी तरीके से अपना सबसे बड़ा मेन दुश्मन तो रूस है। और रूस का ये जो आप ब्लॉक देख रहे हैं, ये वाला जो रास्ता है ये है, तो क्यों ना रूस के इस रास्ते को, बिजनेस रूट को इसको तोड़ दिया जाए और इस मौके का फायदा निकालते हुए थोड़ा सा रूस के साथ भी अपना पंगा किया जाए। तो ऑटोमन ने क्या किया, रशिया के साथ भिड़ना शुरू किया। और इसी समय अब देखिए तो ऑटोमन का यहाँ पे कोई मतलब नहीं था, ऑटोमन का इस जगह पे कोई मतलब नहीं था। इस युद्ध से कोई दूर दूर तक ना संधि से कोई मतलब था, ना कोई इसने किसी देश से वादा किया था। सो इन सभी चीजों को अगर हम लोग देखें तो ऑटोमन ने यहाँ से अपने जो रणनीति है उसके आधार पे रशियन पोर्ट के ऊपर अटैक करना शुरू किया, और रशिया का जो एजियन और ब्लैक सी के बीच का जो रूट था उसको बंद करने की कोशिश उसने की। तो ऑटोमन चाहता था कि पोर्ट ऑफ डार्डेनेल्स और पोर्ट ऑफ बोस्पोरस, ये 2 पोर्ट है, इन 2 पोर्ट के ऊपर उनका कब्जा हो जाए तो रूस का फुल कनेक्टिविटी जो है एजियन सी के साथ, और इसके बाद यहाँ से वेस्टर्न कंट्री की तरफ ये पूरा टूट जाएगा। लेकिन ये कब, मतलब तब होगा जब डार्डेनेल्स पे और बोस्पोरस पे ऑटोमन का कब्जा होगा। तो ऑटोमन ने इस मौके के फायदे को देखते हुए और इस मौके के फायदे को उठाते हुए डार्डेनेल्स और बोस्पोरस के ऊपर हमला किया, और इसके अगेंस्ट होकर रशिया ने
ऑटोमन के खिलाफ जंग का ऐलान किया। अब आप इससे ये आकलन कर सकते हैं कि किस तरीके से जिस तुर्की का कोई मतलब नहीं था, उस तुर्की ने कहते हैं कि बिना मतलब का उन विषयों के ऊपर अपने आप का हस्तक्षेप किया और अपने ही ऊपर प्रकोप को अपने ऊपर बुलवाया। खैर ऑटोमन ने सुएज नहर पे भी अपने कब्जे करने की एक कोशिश की, लेकिन सुएज नहर पर कब्जा हो उससे पहले ब्रिटेन ने उसे करारा शिकस्त दिया। तो ऑटोमन का ये दो सबसे बड़ा हिमाकत चाल, एक डार्डनेल्स बोस्पोरस के ऊपर हमला और दूसरा सुएज नहर के ऊपर हमले करने की कोशिश, जो नाकामी रही ऑटोमन की। अब सेकंड इवेंट की अगर बात करें तो सेकंड इवेंट जो इस युद्ध का रहा, इसमें देखिए साफ सीधी बात यह है, दो चीज है। नाउ मोटो ऑफ वॉर मूव इनटू अनदर डायरेक्शन। मेन इंपीरियल कंट्रीज ट्राई टू एक्सपैंड देयर मल्टीपल कॉलोनीज इन अफ्रीका। ऊपर में अगर हम लोग यूरोप की अगर बात किए तो मुद्दा किस तरीके से शुरू हुआ था, एक दूसरे के साथ देने के आधार पे, संधि के आधार पे, सब कोई एक दूसरे की दोस्ती निभाने के कारण युद्ध के मैदान में वे लोग आए। ऑटोमन ने इधर किस तरीके से मौके की फिरात को देखते हुए इसने अपने फायदे को निकालते हुए अपने युद्ध में रोल को स्टैब्लिश किया। लेकिन वॉर मतलब 1914-15 के बाद अब वॉर का जो टारगेट था ये मेन मुद्दा से भटक कर अब ये आ गया अफ्रीका में। अफ्रीका में उन सभी देशों में जैसे टोगो, कॉन्गो, तंजानिया, कैमरून, उन सभी देशों में, जिन सभी देशों में संसाधन भरे पड़े हुए थे, रिसोर्सेज असंख्य मात्रा में मिनरल्स भरे पड़े हुए थे, तो इसमें बहुत सारे ऐसे भी देश थे जो ब्रिटेन के कंट्रोल में थे, फ्रांस के कंट्रोल में थे, जर्मनी के कंट्रोल में थे, पोर्तुगल के कंट्रोल में थे, स्पेन के कंट्रोल में थे। तो इन सभी जो औपनिवेशिक देश जो थे, अलग अलग जो यूरोपियंस के कंट्रोल में थे, तो यहाँ के रिसोर्स को कौन सबसे ज्यादा कब्जा करना चाहता है, इस विषय वस्तु के आधार पे यहाँ पे अब मारपीट शुरू हुआ उन लोगों के बीच में जिनके बीच में पहले संधि थी। आप कस्में वादे खाते थे कि हम लोग संधि करके एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे के लिए हर वो संभव कोशिश करेंगे। वे लोग भी अब कहीं ना कहीं अपने मन में एक दूसरे दोस्त के प्रति, मित्र देश के प्रति द्वेष की भावना पनपाने लगे कि अफ्रीका की जहां तक बात है तो अफ्रीका में अगर ब्रिटेन कब्जा करना चाह रहा है तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि फ्रांस और जर्मनी या स्पेन या पोर्तुगल वहां पे अपने वर्चस्व को ज्यादा बढ़ाए, या कोई और भी देश ऑटोमन वहां पे। अफ्रीका में तो सबसे ज्यादा अगर उत्तर अफ्रीका महाद्वीप की अगर बात करें तो ऑटोमन यहाँ पे अपने वर्चस्व को फैला रहा था मिस्र में, इजिप्ट की तरफ। सो कहीं ना कहीं अगर आप बात करें तो ऑटोमन के खिलाफ भी बहुत सारे देशों का एक रोष था, और साथ ही साथ अपने आप जो एक यूरोप में जो चल रहा था युद्ध, उसमें भी बहुत सारे ग्रुप में ऐसे देश थे जो एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना को पनपा रहे थे। खैर, जो मैंने अभी बताया, टोगो, तंजानिया, कैमरून, जो 3 देशों के बीच में कन्फ्लिक्ट बढ़ता गया अफ्रीका में, उसका नाम यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है। और अफ्रीका का मैटर ये रहा, जबकि इस विश्व युद्ध का सबसे चरम बिंदु वो था तब जब जर्मनी ने अटैक किया एक पैसेंजर शिप लुसितानिया पे। आप एक चीज देखिए, कभी कभी हम लोग अपने स्वार्थ के लिए इतने ज्यादा हम लोग अंधे हो जाते हैं कि कभी कभी हम लोग न्यायिक, नैतिकता चीजों को हम लोग मतलब सोचते तक नहीं है, और उनके ऊपर बात करना तो दूर की बात है। कहते हैं कि पैसेंजर शिप लुसितानिया जर्मनी के टेरिटरी को क्रॉस करते हुए, अटलांटिक होते हुए ये अमेरिका जा रही थी। इसमें हजारों लोग, पैसेंजर्स, बच्चे, जिनमें औरतें, बहुत सारे लोग शामिल थे, क्रू मेंबर्स शामिल थे, बहुत सारे माल भी इसमें से ढुलाई करके अमेरिका जाने वाले थे। जर्मनी ने अपने रोष, अपने आक्रोश को इतना बढ़ा लिया था कि इन चीजों को देखते हुए लुसितानिया के ऊपर उन्होंने अटैक किया। और ये लुसितानिया वही जहाज है, आपने नाम सुना होगा टाइटैनिक जहाज का, आरएमएस टाइटैनिक। आरएमएस टाइटैनिक के ही सीरीज का ये जहाज है आरएमएस लुसितानिया। ये सेम आप अगर आप कहीं भी सर्च करेंगे तो इसको आपको देखने को मिलेगा, टाइटैनिक जैसा ही ये है जहाज। सो जर्मनी ने उसके ऊपर अटैक किया और उस जहाज को गिरा दिया, जिसमें बहुत सारे जो पैसेंजर्स थे उन्होंने बिना कसूर अपने जान को गंवाए। इन चीजों को देखते हुए अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में एंट्री किया। अमेरिका का स्टेटमेंट सिर्फ इतना था कि जब हमारा कोई रोल नहीं है, हमने किसी से संधि नहीं किया और हमारा किसी देश से कोई वास्ता, कोई मतलब इस मामले से नहीं,
तो फिर हमें क्यों शामिल किया गया इस चीज में? तो इसको देखते हुए अमेरिका का इंटरवेंशन देखने को मिलता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और ये टाइम था 1917। ध्यान दीजिएगा, 1917 को ही अमेरिका इस इंटरवेंशन के तहत वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में एंट्री करके जर्मनी युद्ध की घोषणा करता है, और जर्मनी के ऊपर बहुत बमबारी की जाती है अमेरिका के आर्मी के द्वारा, अमेरिका के एयरफोर्स के द्वारा। तो ये तो था वर्ल्ड वॉर का एक ब्रीफ डिस्कशन, लेकिन इसमें आप एक चीज देखें तो मिलिटरिज्म, इंपेरियलिज्म, अलायंस सिस्टम, नेशनलिज्म, सैन्य अगर बात करें वर्चस्वता की, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 तक सभी देश इतने काबिल हो चुके थे कि अपने आप को सुपर पावरफुल दिखाने के लिए वे लोग अपने पावर को इतना बढ़ा चुके थे कि वे लोग अपने आगे किसी भी को भी कुछ नहीं समझ रहे थे। उनके आगे सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था कि अपने क्षेत्र को कहां तक फैलाया जा सके, अपने वर्चस्वता को, अपने बात को कहां तक साबित करके रखा जा सके। सिर्फ ये दो मकसद के साथ सेना लड़ाई लड़ रही थी, और इसके आगे कोई एक गोल नहीं था। दूसरा इंपेरियलिज्म, दो में तो यही है अर्थ कि सभी देश अपने साम्राज्यवादी नीति को बढ़ाने के होड़ में इतने आगे बढ़ चुके थे, इतने ज्यादा मतलब निरंकुश सोच को अपना चुके थे, कट्टरपन सोच को अपना चुके थे, जिसमें ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर, जर्मनी तथा ऑटोमन, कि वे लोग अब लोकतंत्र तो आप छोड़िए, वे लोग चाहते थे कि किसी भी तरीके से विश्व, यूरोप, एशिया के भाग में उनके ही साम्राज्य का विकास हो, फैलाव हो और वर्चस्व हो। अलायंस सिस्टम, अगर गठबंधन होता ही नहीं, अलायंस किसी देशों के बीच में, ये जो पहले गुपचुप तरीके से आपस में ये लोग बना के बैठे हुए थे, अगर ये किसी देशों के बीच में अगर होता ही नहीं गठबंधन, तो ना दोस्ती रहता, गठबंधन रहता, तो कोई ना कोई दूसरे के साथ देने के लिए कोई आता। लेकिन अब दुर्भाग्य की बात यह है कि गठबंधन तो सभी देश आज भी करते हैं, पहले भी करते थे, लेकिन गठबंधन में कुछ ऐसे नियम कानून उस समय जोड़ चुके थे कि उसी नियम कानून के विनिमय में सभी देश ने एक दूसरे का साथ देने के लिए मजबूर हुए आपस में। नेशनलिज्म की बात करें तो ये वही दौर था, 1914 का पीरियड, ये वो पीरियड था जिस समय पूरे यूरोप में राष्ट्रवादी सोच का ये चरम शिखर था। उदय तो फ्रांस की क्रांति के बाद से शुरू हो चुकी थी, 1789 के बाद से, फ्रांस की क्रांति के बाद से राष्ट्रवादी नीति, राष्ट्रवादी सोच की जन्म फ्रांस में के आधार पर यूरोप में फैल चुकी थी, लेकिन चरम शिखर पर राष्ट्रवादी सोच जो है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय देखने को मिली, और नेशनलिज्म ही विचारधारा था कि जिसके आधार पे पूरे विश्व में उस समय वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को बढ़ने का मौका मिला। लास्ट बात करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया की। 1.3 मिलियन सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया ब्रिटिश आर्मी के तहत। हमने पहले भी डिस्कस किया, जिसमें न्यूजीलैंड के थे, अपने इंडिया के लोग शामिल थे, और साउथ अफ्रीका के थे, कनाडा के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे, कॉमनवेल्थ ग्रुप्स के जितने भी कंट्रीज थे। लेकिन इसमें से 1.3 मिलियन सोल्जर्स सिर्फ और सिर्फ हमारे देश से शामिल हुए थे, और इनमें से 50,000 तो डाटाबेस के आधार पे मैं बता रहा हूं, लेकिन ना जाने असंख्याओं अनगिनत गुमनाम कितने हमारे सैनिक शहादत को हासिल हो गए। तो 50,000 के करीबन तो शहादत को हासिल हुए, और इनकी याद में इंडिया गेट को तैयार किया गया दिल्ली के आप देखेंगे तो राजपथ पर। लेकिन इंडिया गेट में आप जब जाएंगे तो उसी दरमियान, जिस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसी समय एंग्लो अफगान वॉर भी चल रहा था। तो इन वॉर में भी जितने सैनिक शहीद हुए, तो इनकी याद में भी इंडिया गेट में उनके नामों को अंकित करवाया गया है। तो इंडिया गेट में आज अगर आप लोग कभी भी दिल्ली में घूमने आते हैं, या जो लोग दिल्ली में रहते हैं, अगर लॉकडाउन खत्म होने के बाद आप लोग वहां विजिट करेंगे, तो आप लोग देखेंगे कि वहां पे उन सभी सोल्जर का नाम उनके रेस्पेक्टिव रेजिमेंट के साथ मौजूद है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया की हम ये देखते हैं, उस समय हमारा इससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो भी नहीं सकता था, क्योंकि हम लोग ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, और हमने जो ये कंट्रीब्यूशन किया ये अनकाउंटेबल है इन चीज। सो इस सीरीज के हम लोग अब एंड में हैं। कंक्लूजन को एक वर्ड के साथ मैं खत्म करूंगा कि हमें अपने आज के समाज को किस आधार पे बढ़ाना है, किस आधार पे ले जाना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारे सोच के ऊपर निर्भर करता है। और अगर हम मतलब यहाँ सभी देशों का मैं तात्पर्य लेकर बात कर रहा हूं, अगर सभी देश एक दूसरे के साथ सामरिक गठबंधन करते हैं, तो साथ ही साथ एक दूसरे के साथ सद्भावना का भी एक गठबंधन को तैयार करें।
कारण ये है कि व्यापारिक गठबंधन तो आज हमारे सभी देशों के बीच में होते हैं, लेकिन व्यापारिक गठबंधन ना होने के कारण आज पूरे विश्व में एक विश्व युद्ध जैसा माहौल कुछ न कुछ वर्षों के दरमियान में हमें देखने को मिलता है। सो आशा है और उम्मीद भी है आप सभी को हमारा ये प्रयास ये अच्छा लगा होगा, और इससे जुड़े हुए कोई भी अगर त्रुटि होती है तो हमें ये भी विश्वास है कि आप हमें माफी देंगे। परंतु इससे जुड़े हुए अगर कोई विषय वस्तु से कोई अगर डाउट है, टॉपिक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें और उन कमेंट का हम लोग रिप्लाई करने की फुल कोशिश करेंगे। सो अगले सीरीज में हम लोग मिलेंगे किसी और नए विषय को लेकर, उसका विश्लेषण को लेकर। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय। To watch like such more series, please subscribe, like and share us, and don't forget to hit the bell icon to get notification.